हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र बैस और मैं आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सेस क्लासेस। आप लोगों को ये लिंक, इसकी लिंक यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे पॉप हो रही होगी। यहाँ पे ये यूट्यूब की लिंक है, इंस्टा की लिंक्स है एंड फेसबुक के पेज की भी लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप के भी सारे कॉन्टेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, एसीएफ का जो पेपर 1 और पेपर 2 में से अभी हमारा जो एक्सेस क्लासेस है, हम लोग फोकस करेंगे पेपर 2 पे एंड स्पेशली मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। कॉपी पेन ले लो, हेडफोन लगा लीजिए अपने फोन पे और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो प्रिसाइज क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे बनना चाहिए एसीएफ के, जो भी पेपर 2 से रिलेटेड है। अभी हम पेपर 1 पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं। सो आई विल बी टेकिंग द बायोलॉजी पार्ट एंड चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, विच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसे हिंदी में उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। सो हमारा पहला चैप्टर रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरे क्लियर वर्ड्स बोलूंगा बायोलॉजी में। आप बस नोट्स बनाते जाइएगा। चैप्टर का नाम है उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट बोलते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि आज हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं एंड देन उसको खा लेते हैं। दैट मीन्स हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसे नहीं होते। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं एंड द प्रोसेस बाय विच, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वह अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। यानी कि मैंने बोला सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल जो कि एक वर्णक होता है यानी कि पिगमेंट होता है, एंड देन उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चार चीजों की प्रेजेंस से जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें फोटोसिंथेसिस को, तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 प्लस 6H2। अगर आपको कोई पूछे फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन होती है, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम बिलीविंग कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मींस वाटर, देन C6H12O6 बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। देन ऑब्वियसली 6O2 क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6H2O क्या है, वाटर। यानी कि इसको मैं सरल शब्दों में बोलूं तो जब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिएक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के और रिलीज होते हैं। इसका मतलब हमने ये भी समझ में आया कि प्लांट्स का खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और ग्लूकोज क्या है, शक्कर। शक्कर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इनफैक्ट ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। तो अगर हम देखें, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो दो चीज रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो चीजें बनती है उसे प्रोडक्ट बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होंगे, मतलब कौन सी दो चीज रिएक्ट करके ग्लूकोज बना रही है, तो आपका आंसर बहुत ही क्लियर होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज बना रही है। अगर मैं इसका आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखूं, तो देखिए अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखूं तो ये हो जाएगा 6 into 44, ये हो जाएगा 12 into 18। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, देन ऑक्सीजन का हो जाएगा 6 into 32 और वाटर का हो जाएगा 6 into 18। ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है, बहुत ही बेसिक चीज है। 8th 9th 10th में आप लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है 44, तो 6 मॉलिक्यूल हो गया 44 into 6। एंड इन द सेम वे वाटर का एक मॉलिक्यूल का वेट है 18, तो 12 मॉलिक्यूल हुए 18 into 12। ग्लूकोज का होता है 180, ये आपको पता रहना चाहिए। तो चलो अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 6 into 44 इज 264, दैट इज 264, एंड 12 into 18 इज 216, और यहाँ पे ये 180 आ गया। यहाँ पे 32 into 6 इज 192, और 6 into 18 इज 108। इसका मतलब क्या था, इस फिगर का क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिए। इसका सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं बोल के बताता हूं। जब 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 216 ग्राम वाटर से,
तो 180 ग्राम ग्लूकोज बनता है, इसके साथ ही 192 ग्राम ऑक्सीजन निकलती है और 108 ग्राम वाटर निकलता है। When 264 grams of carbon dioxide react with 216 grams of water, it used to form 180 grams of glucose along with 192 grams of oxygen and it also releases 108 grams of वाटर। अच्छा, ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल दिख रहा है, अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके यहाँ पे ग्लूकोज बना रहा है, बट दिस प्रोसेस इज अ बिट टिपिकल एंड डिफिकल्ट। सो द प्रोसेस बाय विच, ये प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हरे पौधे होते हैं या जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा दो चीज मैंने और बताई थी, याद करो। इसके अलावा जो दो चीज मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी? एक था सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा और दूसरा था क्लोरोफिल। अब याद करो 8th 9th 10th की बुक्स में 8th 9th 10th के आंसर्स में आप लोग लिखते थे ना व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की करेक्ट इक्वेशन ये है, इधर उधर बुक से मत पढ़िए, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, देख लीजिए। 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6 molecules of water। अगर मॉलिक्यूलर वेट में पूछ दिया कि कितने ग्राम क्या क्या रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम बनेगा, तो वो भी आप लोगों को बनना चाहिए। एंड ये एक फोटोसिंथेसिस की पूरी कंप्लीट इक्वेशन थी। अब सवाल उठता है फोटोसिंथेसिस हम में होता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट्स में होता है। तो उसके लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट के किस पार्ट में होता है। सो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है। अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा प्लांट बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये सिंपल सा एक प्लांट का पार्ट है। अगर आपको पूछे कि प्लांट के कितने पार्ट होते हैं तो आपको एक बेसिक सा नॉलेज देता हूं जो सबको पता होगा। प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? बेसिक मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखो तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट, हिंदी में बोलते हैं जड़, जो मिट्टी के अंदर रहता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेम, हिंदी में बोलते हैं इसे तना, जो कि ऊपर निकला हुआ रहता है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्लांट के बेसिक कितने पार्ट्स होते हैं तो आप बताओगे सर 3 पार्ट्स हो सकते हैं, एक होता है रूट, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। ये दीज आर द 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब देखो इसमें से लीफ कौन से कलर की होती है? आप लोग क्विकली आंसर कर सकते हो। लीफ कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो एग्जैक्टली जो लीफ होती है, लीफ के अंदर अगर मैं लीफ को कट करूं, सोचो अगर हाथ में अगर मैं आपको कैंची दे दूं, बाय द वे पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ को हमें लगाना है। सो अगर मैं आपको कैंची दे दूं और ऐसे करके हम लोग इसका अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन देखें, तो जैसे ही हम लीफ को काट के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कौन से टीश्यूज रहते हैं, तो लीफ के अंदर सेल्स रहते हैं, उनको बोला जाता है मीजोफिल सेल्स। इसे हिंदी में मध्य पर्णोतक बोला जाता है, इंग्लिश में मीजोफिल सेल्स बोला जाता है। सो जब पत्ती को आप काट के देखोगे तो पत्ती के अंदर मीजोफिल सेल्स रहते हैं। यही मीजोफिल सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, डरने की जरूरत नहीं, क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में, हिंदी में हरित लवक, हरित लवक हिंदी में या इंग्लिश में आप क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हो। तो मैंने बोला कि प्लांट में जो जनरली ग्रीन पार्ट्स होते हैं या हरे भाग होते हैं, हरे हरे क्यों होंगे? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होगा। अब क्लोरोफिल कहां होगा? पूरे प्लांट में क्लोरोफिल कहां होगा? तो क्लोरोफिल जो होता है वो मेनली लीफ के मध्य पर्णोतक यानी कि मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस यहां पे होता है। तो फोटोसिंथेसिस अगर कोई आपको रफली कभी क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा एसीएफ में कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? मोस्टली आंसर रहेगा पत्ती। पत्ती के बाद पत्ती के कौन से सेल में होती है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के कौन से कोशिकांग यानी इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल के अंदर होती है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो हमने ये सीखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। चलो सो हम लोग ने अभी तक ये देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पे होता है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं और फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी हम लोग स्टेजेस की बात कर लेते हैं। चलो तो हमने बोला फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। आप लोग सभी मेरे को बताओगे फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने 4 जरूरी चीजें लिखी थी। फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था वाटर, तीसरा था सौर ऊर्जा जिसे सनलाइट बोलते हैं, एंड फोर्थ था क्लोरोफिल। चलो आप लोग मेरे को साथ साथ बताते जाओ, आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? हवा में, पानी में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिलेगी? एग्जैक्टली सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सांस अंदर लो तो हमने ऑक्सीजन ली,
हमने CO2 छोड़ी। तो हमने जो CO2 छोड़ी वो वातावरण में गई यानी एटमॉस्फेयर में गई, और वही CO2 एटमॉस्फेयर के द्वारा पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्रों से जाती है, जिन्हें हम लोग रंध्र यानी कि इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो CO2 रहेगी ये पौधे को, अभी खाना हमें तो नहीं बनाना है, खाना तो प्लांट को बनाना है, तो सोचिए प्लांट को ये चारों चीजें कहां से मिलेगी। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये चीजें कहां से मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, आपको पता है ये कहां से मिलेगी, एयर से। किसने छोड़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने, आपने, यानी कि एनिमल्स ने, यानी कि जंतुओं ने। वाटर, चलो बताओ एक पौधे को पानी कहां से मिलता है, एग्जैक्टली याद करो, आपने अपने गार्डन में, खेत में, बाड़ी में, सब ने हमने पानी दिया होगा। तो हम पेड़ में पानी देते हैं कि मिट्टी में डालते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्लांट को वाटर कहां से मिलेगा, एग्जैक्टली सॉइल से मिलेगा। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, प्लांट को वाटर कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। प्लांट को CO2 कहां से मिलेगी, एयर से मिलेगी। CO2 जो हम छोड़ रहे हैं वही प्लांट ले लेता है। देन नेक्स्ट, सनलाइट कहां से मिलेगी दुनिया का सबसे इजी आंसर, सनलाइट ऑब्वियसली कहां से आएगी, सन से आएगी। क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट रहेगा, ये प्लांट में प्रेजेंट रहेगा। चलो बच्चों बताओ, अभी मैंने बताया था प्लांट के अंदर कौन से सेल में प्रेजेंट रहेगा, प्लांट की जो ग्रीन पार्ट्स है जैसे कि लीफ के अंदर कौन से सेल थे, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट जो होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले ये बेसिक समझिए कि ये चार चीजें जो रिक्वायर्ड है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, वो कहां से मिलेगी। एक लास्ट बार, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलेगा, वाटर सॉइल से मिलेगा, सनलाइट ऑब्वियसली सन का सोर्स है, एंड क्लोरोफिल कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, प्लांट के अंदर ही रहेगा। तो चलो एक एक करके चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज कहां से मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं फोटोसिंथेसिस कितने चरणों में कंप्लीट होता है, यानी कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है अपन थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो इसको देखिएगा, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस के टोटल 2 स्टेप्स होते हैं, यानी प्लांट को खाना तो बनाना है अपना, लेकिन 2 स्टेप्स में बनाएगा। पहला स्टेप होता है प्रकाश अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसे प्रकाश अभिक्रिया हिंदी में या इंग्लिश में लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है अंधकार अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया यानी कि 2 रिएक्शन मिला के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली, सीधे तौर पर लाइट पे डिपेंडेंट रहता है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अगर हम थोड़ा सा डिटेल पे चलें तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं यहां पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोसिंथेसिस के यहां पे 2 लाइट रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। डार्क रिएक्शन के अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, यानी कि डार्क रिएक्शन अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो डार्क रिएक्शन के अलग अलग वेरिएंट्स में जो आप लोगों के कोर्स में है, जो ACF के कोर्स में जो आ सकता है आप लोगों को, डार्क रिएक्शन का पहला टाइप होता है C3 साइकिल, दूसरा होता है C4 साइकिल और तीसरा होता है कैम पाथवे। तो डार्क रिएक्शन के टोटल 3 टाइप होते हैं। अब एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी, सर ग्लूकोज कहां बना, आपने तो बोला था फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था, 6CO2 + 12H2 gives C6H12O6। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल याद रखना, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। इसको टिक कर लो, अच्छे से याद रखना फोटोसिंथेसिस के कौन से फेज में ग्लूकोज बनता है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि खाना यानी कि प्लांट अपना फूड कौन से फेज में बनाता है, प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन बनाता है या अंधकार अभिक्रिया कब बनाता है, दैट इज डार्क रिएक्शन में बनाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो सर लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुनना, लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज का ये जो एक मॉलिक्यूल डार्क रिएक्शन में बनने वाला है, उसको बनाने के लिए जितनी भी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का निर्माण लाइट रिएक्शन में होता है। तो लाइट रिएक्शन में होता है ऊर्जा, ऊर्जा बनती है, लाइट रिएक्शन में ऊर्जा बनती है। बाय द वे मैंने थोड़ा गलत बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, साइंस वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे। सो यहाँ पे जो ऊर्जा चाहिए वो बनती है ATP और NADPH2 की फॉर्म में। तो ऊर्जा किस किस फॉर्म में बनती है, यहाँ पे लिख लो, ATP व NADPH2 के रूप में।
तो ऊर्जा दो रूप में बनती है और उस ऊर्जा का उपयोग करके डार्क रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अब मैं अपना वापस कंक्लूड कर रहा हूं एक पूरी चीज जो मैंने बोला कि प्लांट में अगर कोई आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस पत्ती के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, यानी कि सर हरित लवक होता क्या है। तो मैं उसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं। बाय द वे सारे स्टूडेंट्स इसको नोट करो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो कि फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। साइक्लिक, इसको बोलना बहुत इजी है, फोटो बोलो फॉस्फोरी बोलो लेशन बोलो। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी बनती है। किसके लिए एनर्जी बनती है? ग्लूकोज बनाने के लिए जितनी एनर्जी है वो बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में बनती है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये त्वरित ऊर्जा का कण होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि NADPH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, दैट इज NADPH2। एक लास्ट बार बोल रहा हूं, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, एंड NADPH2 स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। देन आप एनर्जी इस 2 फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद उस एनर्जी को लेकर जाएंगे कहां पे? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे। अब आपको क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, लाइट रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो आप बोलोगे तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये बहुत बच्चों लेवल के क्वेश्चन है, इतना नहीं पूछेगा, इतना इजी नहीं पूछेगा। डार्क रिएक्शन के कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं, कितने कितने तरीके से डार्क रिएक्शन हो सकता है? तो आप बोलोगे C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम, यानी कि क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा था, तो फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा था? पत्ती प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। तो चलो अपन लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, क्लोरोप्लास्ट के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल रहता है। इसमें 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, एक बाहरी झिल्ली यानी कि ये हो गई क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद एक आंतरिक झिल्ली रहती है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो भैया क्लोरोप्लास्ट कितने झिल्ली वाला कोशिकांग होता है? 2 झिल्ली वाला, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, याद रख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में कुछ बिस्किट के जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जब आप लोग बिस्किट, सभी ने खाई होगी बिस्किट्स, जैसे ही हम लोग बिस्किट्स का पैकेट खोलते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बिस्किट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टैक बोला जाता है, STACK, स्टैक। स्टैक जैसे मैं बोलूंगा स्टैक ऑफ बिस्किट्स, स्टैक ऑफ कॉइन्स, मतलब एक के ऊपर एक लड़ी जैसे रखे हुए हैं, जैसे पिट्टू खेलते समय जमाते हो गए, जैसे कैरम में गोटियां जमती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बिस्किट्स के जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, या इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनाथाइलाकॉइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनाथाइलाकॉइड्स। ऐसे जैसे ये एक ग्रेनाथाइलाकॉइड्स है, यहां पे आप दूसरा ग्रेनाथाइलाकॉइड बना दीजिए, ये देखिए ये दूसरा ग्रेनाथाइलाकॉइड बन गया। तो 2 ग्रेनाथाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करने वाले ब्रिज को, ये देखो 2 ग्रेनाथाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करने वाले ब्रिज को हम बोलते हैं स्ट्रोमाथाइलाकॉइड। इसे स्ट्रोमाथाइलाकॉइड्स या फ्रेट चैनल्स बोला जाता है, या इसे इंटरग्रेनम भी बोला जाता है। तो इसे स्ट्रोमाथाइलाकॉइड्स या फ्रेट चैनल्स या इंटरग्रेनम भी बोला जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या क्या मिलेगा भाई? इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग 70S राइबोसोम्स मिलते हैं। ये 70S राइबोसोम्स मिलते हैं जिसके 2 सब यूनिट रहते हैं, 50S और 30S राइबोसोम। इसको जोड़ने की कोशिश नहीं करना, ये सिंपल एडिशन नहीं होता है, ये स्वेटबर्ग यूनिट होता है। तो 70S राइबोसोम मिलते हैं जिसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S और 30S राइबोसोम्स। तो ये 70S राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, आपको कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना, ऐसा कौन सा मिनरल आयन है जो राइबोसोम्स की 2 उप इकाइयों को यानी कि सब यूनिट्स को जोड़ के रखता है? तो ये देखो
यहाँ पे ये एक आयन होता है, सबको पता होगा, मैग्नीशियम आयन। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा आयन है जो राइबोसोम्स के सब यूनिट की बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम आयन। तो क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या क्या मिला? क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन मिली, क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन मिली, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड मिला, उस लिक्विड को हम लोगों ने क्या बोला? स्ट्रोमा बोला। इसके बाद हमें जो बिस्किट के लाइक स्ट्रक्चर्स मिले उसको हम लोगों ने क्या बोला? ग्रेना थैलेकॉइड्स। और दो ग्रेना थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करने वाले जो ब्रिज थे उसको क्या बोला हम लोगों ने? स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स या फ्रैट चैनल्स या इंटरग्रेनम। इसके अलावा स्ट्रोमा में और क्या मिल रहा है? 70S राइबोसोम। अच्छा बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिसको नहीं पता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। कभी ये क्वेश्चन आए कि एक सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलोगे? तो राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अच्छा इसके अलावा और क्या मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोप्लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मिलती है जिसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए। ये देखो क्लोरोप्लास्ट में ऐसा डबल स्ट्रैंडेड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोहरे रज्जु वाला, दोहरे रज्जु यानी डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब अभी आप सभी के माइंड में जा रहा होगा कि सर डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एग्जैक्टली वो डीएनए न्यूक्लियर डीएनए होता है, ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। सो ये क्लोरोप्लास्ट का कंप्लीट डायग्राम है, देख लो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखो कि क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आपको क्या क्या समझ में आया? कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट रहते हैं और चीजें? ये जो बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना थैलेकॉइड्स। और दो ग्रेना थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करने वाले थैलेकॉइड्स को बोलते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स या फ्रैट चैनल्स या इंटरग्रेनम। इसके अलावा कोई पूछे क्या क्या मिल सकता है? तो मिलता है 70S राइबोसोम मिलेगा स्ट्रोमा में, और डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए मिलेगा। आप सब लोग ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है जिसको लोग गलत करते हैं जनरली। ये देखो, ये ग्रेना थैलेकॉइड और ये वाले जो स्ट्रोमा थैलेकॉइड थे, पूरे बिस्किट जैसे स्ट्रक्चर्स को मिला लो तो इसे ग्रेना बोला जाता है। आप लोग ध्यान से देख लो, ग्रेना मतलब क्या होता है? ग्रेना में ग्रेना थैलेकॉइड्स भी आ जाएंगे और स्ट्रोमा भी थैलेकॉइड भी आ जाएंगे। तो अगर मैं उल्टा चलूं तो अब मैं बोलता हूं बिल्कुल क्लियरली, अगर बिल्कुल आप बेसिक साइंस की तो बेसिक पढ़ा रहा था मैं, नहीं तो आपको क्लियर में बोल देता। एक क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या क्या रहेगा? ग्रेना थैलेकॉइड और स्ट्रोमा थैलेकॉइड। और स्ट्रोमा किसको बोलोगे? ऑब्वियसली लिक्विड पोर्शन को बोलोगे। और अब यहाँ पे आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके कितने स्टेप्स होते हैं? दो स्टेप्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुनो, लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में। तो ये क्वेश्चन आया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट रिएक्शन होता है? ग्रेना में। और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। तो आज हमने ये भी पढ़ा कि लाइट रिएक्शन कहां पे होता है और डार्क रिएक्शन कहां पे होता है। पहली बात, दोनों कहां पे होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के दो ही पार्ट थे, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैं अपनी आज की क्लास की रिवीजन कराता हूं और मैं जल्दी बताता हूं और आप लोग मेरे साथ आंसर देना। मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? जल्दी बताओ तुम लोग कमेंट्स में, जल्दी बताना मुझे, कमेंट्स में लिख के बताओ बिल्कुल करेक्ट। कितना मॉलिक्यूल CO2? 6 CO2 प्लस 12 H2O gives C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2। अच्छा अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? सोचो 2 मिनट की। प्लांट खाना बनाता है तो उससे हमें क्या फायदा? 2 मिनट सोचिए। अब आप लोग बोल रहे हो सर भाजी जो मिलती है वो हम खाते हैं। हाँ एग्जैक्टली खाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंस, राइट हैंड साइड में कौन सी गैस निकल रही थी इक्वेशन में? ऑक्सीजन। एग्जैक्टली। तो फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि यह एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वही ऑक्सीजन हम आप लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंस है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। देन फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा? तो प्लांट के लीफ पार्ट में। लीफ के कौन से सेल में? मेसोफिल। मेसोफिल सेल के कौन से सेल ऑर्गेनेल में? क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप्स होंगे? तो आप बोलोगे 2 स्टेप्स। कौन से? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहां होगा? अभी मैंने बताया ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहां होगा? अभी मैंने बताया स्ट्रोमा में। देन लाइट रिएक्शन के कितने टाइप्स थे? 2 टाइप्स। कौन से? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। डार्क रिएक्शन के कितने टाइप्स थे? 3। कौन से? C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम यानी कि क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए वो प्रोड्यूस होती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। अच्छा मेरा क्वेश्चन, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? चलो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ATP और NADPH2 के फॉर्म में। चलो
देन नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सिंगल मेम्ब्रेन होती है कि डबल मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। कितने पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के? 2 पार्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। क्या क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलता है? यस एग्जैक्टली, डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए। क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं। कौन से वाले मिलेंगे? 70s राइबोसोम्स। इसकी दो इकाइयां कौन सी होंगी? 50s और 30s। तो आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी फोटोसिंथेसिस की, बहुत ही बेसिक्स पे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बिल्कुल डिटेल पे जाएंगे। एंड हाँ, अभी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे यूट्यूब की लिंक हो रही है, देन यहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम की लिंक हो रही है, और यहाँ पे हमारे जितने भी टेलीग्राम की चैनल्स, व्हाट्सएप है, तो सबकी लिंक सेंड हो रही है। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र बैस। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी क्लासेस का नाम है एक्सेस क्लासेस। थैंक यू, टाटा।